गुण बने एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। तो हे मेरे दोस्तों, बत्ती जलाओ रोशनी पाओ। बत्ती क्या, दिमाग की बत्ती जलाओ। रोशनी क्या, ज्ञान पाओ। और रोशनी क्या, कहीं अब आप चले जा रहे हो, कहीं ढिबरी ढूंढ रहे हो कि कहीं बत्ती जलाए, वो वाला नहीं। बत्ती मन में सोचो। चिंता करने से अच्छा आप चिंतन करो। चिंतन करने से कल्याण होगा, चिंता करने से जान लीजिए सारा काम बिगड़ जाएगा। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 2 महीने से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी में कितनी ग्रोथ हो गई होगी अगर आपने सही से ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहें। आप खुद ही आंक लीजिए कि आपका जो बौद्धिक स्तर था, या फिर जो आपका ज्ञान का स्तर था, या फिर आपका जो जीएस का स्तर था, जो भी आप कहना चाहें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो वो कह लीजिए कि 2 महीने पहले क्या था और अब क्या है। आज से 24 दिन बचे हुए हैं। मैंने कहा था ना कि इसके पहले वाले वीडियो में कि तबीयत नहीं सही लग रही है और नींद बहुत लग रही है, सोया नहीं हूँ सही से कई दिन से जान लो। जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपका तो चैन की नींद हमें आएगी, चैन की नींद हमें आएगी। मैं बहुत सोऊंगा, मैं 2 दिन की लीव लेके ही सोऊंगा। तो बताना ये चाहता हूँ कि क्या कहने जा रहा था, हाँ, कि इतना थक गया था उस वीडियो में, मन कर रहा था सो जाऊं, लेकिन फिर कहा कि सुबह आप इंतज़ार करेंगे कि एक ही दो वीडियो दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए आएगा सुबह 10-12 बजे तक, जो भी हो पाएगा जिस हिसाब से मैं कर दूंगा कल। और कल आते आते, कल सैटरडे है, कल मैं 4 वीडियो शूट करूंगा, फिर संडे को दिन में। और हमें लगता है कि 10 तक मैंने सोचा है खींच दूँ, तो खींच दूँगा। और आया क्यों, मैंने कहा था ना कि नहीं आऊँगा, लेकिन हमारे जो उपाध्याय जी हैं, सब लोग पहली बात तो इनको धन्यवाद दीजिए कि इनके सुई डोरा की वजह से हमारी रस्सी मजबूत बनी हुई है। तो सुई डोरा इनकी नज़र ना लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, ये जान लीजिए। और अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, भले ही चाहे जो लेट हो लपेट हो कुछ भी हो, आप अच्छी जगह पहुँचेंगे। देखो कहते हैं नियत साफ़ मंजिल आसान, तो नियत आपकी साफ़ है, हमें लगी कि साफ़ है आपकी नियत। ऐसा नहीं कि आपने हमारे बारे में सोचा सुई डोरा आपने हमको पहना दिया तो हम कह रहे हैं, नहीं, आपकी बातों से लगा, कुछ बातें आपकी मैंने जो देखा उनसे लगा कि नहीं आपकी नियत अच्छी है। ज़रूर सफलता मिलेगी मेरे दोस्त, निराश मत होइए। और हमसे ज़्यादा निराशावादी कोई था ही नहीं। मतलब हर बार मुझे निराशा ही हाथ में लगती थी, लेकिन हमसे ज़्यादा आशावादी अब कोई नहीं है, मैं मानता हूँ। एक छोटी सी चिंगारी थी, देखिए कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच आए हैं आप लोगों के साथ में। आशा में ही तो, कि कुछ ना कुछ आशा कि हाँ लोग जुड़ेंगे हमसे, तो ऐसे ही आप भी आशा रखिए, सिलेक्शन होगा। बस डरिएगा मत, डर जाएंगे, कहते जो डर गया वो मर गया। तो डरिएगा मत, डर जाएंगे तो फिर काम पूरा चौपट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा। अब कुछ लोग कहते हैं बकवास कर रहे हैं सर। देखो ऐसा तो है नहीं आप मरीज हो कि आए आपको और फिर घुट्टी दे दें, भैया ले लो, सुबह की खाया नहीं शाम की, अच्छा ले लो। इस तरह से तो कर नहीं सकते। कहाँ से आपको छोड़ा था, कहाँ आप हैं, क्या आपके इस समय माहौल है इर्द गिर्द, वो जानना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ वीडियो, हम यूट्यूब के लिए नहीं आए, हम सिर्फ वीडियो की तैयारी के लिए आए हैं। वीडियो की तैयारी में जितना योगदान मैं दे सकता हूँ निस्वार्थ मैं दूंगा, ये मैंने वादा किया है। और लगभग 75% हम रास्ता तय कर चुके हैं। 75 नहीं 85%, 15% का रास्ता बचा हुआ है, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखिए ऊर्जा से संबंधित पढ़ेंगे। हमने एक टॉपिक लिखाया था आपको, तापीय ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा। हाँ, ताप विद्युत परियोजनाएँ हमने इधर पूरा लगा लिया है लिस्ट पूरा। जब पूरा सेटअप ये हम हटाएंगे तब आपको दिखाएंगे किस तरह से लगा के और कितनी दिक्कत में रह के हम पढ़ा रहे हैं आपको। दिक्कत ही तो कह लीजिए, रूम में रहना, कहीं अभी है तो नहीं सेटअप, वो है नहीं स्टूडियो वगैरह, तो दिक्कत ही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यार मेहनत डबल पड़ जा रही है, डबल नहीं ट्रिपल पड़ जा रही है। इतनी मेहनत जॉब में नहीं पड़ती जितनी यहाँ यूट्यूब के लिए पड़ रही है। तो आप लोगों से हिम्मत मिलती है इसीलिए आपसे शेयर करते हैं, आप लोग हमें अपने लगते हैं इसीलिए बताता हूँ, वरना क्या बताना। तो दोस्तों पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी में हमने बताया भी कि ताप विद्युत परियोजनाएं हम पढ़ रहे थे। हमने एक टॉपिक लिखा दिया था जो कि गलती से लिख गया था, उस टॉपिक को आप लिख लीजिए। ताप विद्युत परियोजनाओं को जो शायद 33 नंबर पर है, इसको लिख लीजिएगा परमाणु विद्युत परियोजनाएं। क्यों? क्योंकि हम वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। ताप विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सिर्फ 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, वरना आप उठा के देख लीजिएगा अभी तक लोअर पीसीएस से लेकर यूपी ट्रिपल एससी तक जो भी आपके लेवल में है उनमें कभी इनसे क्वेश्चन आया ही नहीं। और हम वही पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टू द पॉइंट। एक शब्द में अगर कहें तो टू द पॉइंट। ताप विद्युत परियोजना होता क्या है? इससे विद्युत उत्पादन होता है। कैसे होता है? कोयला और खनिज तेल और क्या कहते हैं प्राकृतिक गैस, जिसमें मुख्यतः जीवाश्म ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो इससे एनर्जी का उत्पादन होता है। अब जब ताप विद्युत लिखा ही दिया तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो एनर्जी का जो कैसे उत्पादन होता है ये हमने बताया कि
जो कोयला हुआ, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस हुआ, इसकी आवश्यकता होती है एनर्जी जो ताप विद्युत गृह के लिए, फिर इससे एनर्जी बनती है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा कि इससे लगभग 83% योगदान है जो एनर्जी अन्य सोर्स से मिलती है, उनमें से सबसे बड़ा योगदान इसी से है। तो और ये किस तरह का है, ये ऊर्जा हमने लिखा है, इसका हम विभाजन इसी आधार पे करेंगे। एक परंपरागत, अब आपके बत्ती जली होगी, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स। इसमें एक बाबा वायरल है, याद है आप लोगों को, जुल्लूर बाबा क्या तुम्हें पता है एवोल्यूशन, बहुत मस्त, हम तो झूम गए सुनते सुनते। गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स, तो ताप विद्युत जो परियोजना है, ताप विद्युत हुआ, परमाणु हुआ, जल विद्युत हुआ, ये आता है परंपरागत ऊर्जा के सोर्स में। इसको नोट कर लेते हैं। तो पहले हम ताप विद्युत के बारे में बता दें, क्योंकि ताप विद्युत को यहीं से हम हटाएंगे, परमाणु विद्युत पढ़ेंगे जो पूछा जाता है। जल विद्युत परियोजना लगभग हमने जो बाद में पढ़ा था उसमें पढ़ चुके हैं, तो परमाणु विद्युत हम पढ़ेंगे मेनली इस वीडियो में। ताप विद्युत में प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी का जो स्थापना है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो इसकी उपलब्धता है ताप विद्युत को चलाने के लिए, जो भी खनिज तत्व हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल, गैस, इनको नियंत्रित करने के लिए हुआ, मेनली ये हम कह सकते हैं। कितना सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, कह लीजिए कि कितना योगदान है इसका, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन में योगदान है ताप विद्युत का, मतलब ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है, लगभग 83%, आप नोट कर लीजिएगा। फिर एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, स्थापना पूछ लिया जाता है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये चीज़ आप इतना ताप विद्युत से पढ़ लीजिएगा। अगर इतने से न संतुष्ट हो तो आप बताइए, मैं आपसे अगर पूछूं कि मुंद्रा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, आज तक कसम खा के बता दीजिए किसी प्रश्न में पूछा गया, आपके लेवल के प्रश्न में कभी नहीं पूछा गया। तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, एक मुंद्रा हुआ, ये हुआ गुजरात में, ताप विद्युत परियोजना गुजरात में है मुंद्रा। फिर है एक शासन, ये मध्य प्रदेश में है। कृष्णापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी से याद कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश में। तिलैया झारखंड में। तो ये आप गिरिये देखिए, एक गिरिये है, तो गिरिये महाराष्ट्र में है। तो ये सब नहीं पूछे गए ना, आज तक नहीं मिले। आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, नहीं पूछे गए, आप लिख सकते हैं जानकारी के लिए। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे परमाणु विद्युत परियोजनाएँ। तो परमाणु विद्युत परियोजनाओं पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको लिख दें कि कौन परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं और कौन गैर परंपरागत। तो ताप विद्युत और परमाणु विद्युत और जल विद्युत। ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, जल विद्युत, ये परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है। मतलब हम हमेशा इन्हीं से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। परंपरागत मतलब यही, परंपरा मतलब जो चीज़ हमेशा चलती आ रही है। गैर परंपरागत मतलब ये शुरू से नहीं चल रही थी, लेकिन अब हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए पैंट शर्ट पहनते हैं, तो पैंट शर्ट परंपरा, आपकी परंपरा है आपके खानदान में कि हाँ पैंट शर्ट ही पहना जाता है। लेकिन अगर आप मान लो कहीं धोती कुर्ता पहन लिए, नवयुवक है, धोती कुर्ता पहन के निकल जाएँ, तो ये गैर परंपरागत हुआ। हालांकि धोती कुर्ता अवेलेबल है, सब चीज़ है, तुरंत मिल जाएगा, आपके देसी है, लेकिन ये गैर परंपरागत हुआ क्योंकि इसको आप पारंपरिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान बता रहा हूँ सीखने के लिए कि कौन से गैर परंपरागत हैं, कैसे सोच सकते हैं, और कौन से परंपरागत हैं उसको कैसे हम सोच सकते हैं, और किस तरह से अपनी सोच पे इनको हम डिफाइन कर सकते हैं और इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो गैर परंपरागत देखिए, अब ये बताइए, क्या हमेशा सूर्य से ही रोशनी इसका उत्पादन हुआ, ऊर्जा का? नहीं हुआ ना। और क्या ऊर्जा खत्म हो जाएगा? परंपरागत में ये लिमिटेड सोर्स है, ये खत्म हो जाएंगे। गैर परंपरागत ये लिमिटेड सोर्स नहीं, अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, ये नहीं खत्म होंगे। हमारी दुनिया जो है वो यहाँ शिफ्ट हो रही है, इन पे अपन पूरी डिपेंडेंसी इस समय इन पर है, लेकिन आप किस पे शिफ्ट हो रही है इसमें। देखिए सोलर पैनल लेने जाइए, सोलर लगवाइए। आप यहाँ बैंक वाले देखिए लगभग 80% तक सब्सिडीज देते हैं, बैंक नहीं देता है, सरकार देती है, ताकि आप गैर परंपरागत आए। तो ये जो ताप विद्युत में जैसे कोयला वगैरह या पेट्रोलियम वगैरह इनकी ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरत आपको ना पड़े, आप सोलर से एनर्जी आप प्राप्त करें। तो पहला है सौर सेल, मतलब सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय भी है। मतलब इनमें सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो लगाए जाते हैं इक्विपमेंट, वही ख़राब होते हैं, सोर्स इसका नहीं ख़राब होता है। अगर उनको हम बदल देंगे, रिन्यू कर देंगे, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कहलाएगी। तो सौर ऊर्जा है, जैसे सोलर पैनल है आपका ख़राब हो गया, बदल दीजिए, दूसरा सोलर पैनल लगा दीजिए, चलने लगेगा। लेकिन अगर कहीं तेल का कुआं मिल गया आपके आसपास,
झांकने मत लगना अगल बगल की मिल गया, मिलेगा नहीं। मान लो मिल गया तो उसका तो सोर्स लिमिटेड है ना, कि जितनी मात्रा वहाँ पे होगी जीवाश्म की उतना ही तेल निकलेगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, कभी तो खत्म होगा। लेकिन ये सूर्य कब खत्म होगा? खत्म होगा कभी नहीं, आदि अनंत है। तो सौर ऊर्जा हो गया। दूसरा क्या? पवन ऊर्जा। क्या हवा कभी बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी ना। हवा जैसे पंखा जो लगाते हैं ना, पवन चक्की जिससे बनाते हैं, तो जो पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा भी इसका उदाहरण है। किसका? गैर परंपरागत पवन ऊर्जा। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं आपको जो पता है उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जो नहीं पता है वो कैसे डिफाइन करें, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको पता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो को फास्ट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा। फिर एक है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जानते हो? सौर ऊर्जा जो कर्क रेखा है, इस पे लगभग कहते हैं ना 121 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया कि हम लोग सोलर एनर्जी है इस पर काम करें। पूरे देश के मतलब विश्व के 121 देशों ने। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ये 2015 में भारत के जो गुरुग्राम है जो है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। नाम क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ISA, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, ये नाम दिया गया है। मुख्यालय गुरुग्राम में है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सौर ऊर्जा पे 121 देश कर्क रेखा पे जो बसे हुए हैं, और कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पे जो जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत गिर रही हैं। अब मकर रेखा में तो पूरा समुद्र आ जाता है, वहाँ पे ज़्यादा है नहीं। कर्क और इसी में दुनिया बसी हुई है लगभग, इसी पर कर्क और क्या कहते हैं विषुवत रेखा पे। तो इन्हीं पे बसे हुए 121 देशों ने ये तय किया है कि हम लोग अब सौर एनर्जी जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसी में प्रयास चल रहा है। पवन ऊर्जा हो गया, सोलर ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा हो गया, और एक समुद्र तापीय ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र से जो ज्वार भाटा आता है। एक चीज़ और आप कर लीजिएगा, गैर परंपरागत में प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है, और इसमें प्रदूषण होता है। तो एक देखिए, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। समुद्र की ताप से ऊर्जा मतलब ली जाती है, समुद्र की तापीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। और कौन कौन सी ऊर्जा है? हाइड्रोजन ऊर्जा पे आजकल बहुत कार्य चल रहा है। समुद्र की तरंग है, उससे ऊर्जा कैसे बनाया जाए, बायोमास से कैसे, ये सब नोट करिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या बताया मैंने? हाइड्रोजन बताया, बायोमास बताया, समुद्र की तरंग बताया, और क्या कहते हैं जो आप शहर में जिसमें रहते हैं वहाँ एक मशीन है, तो जो शहर का कचरा होता है उसको जला के एनर्जी प्राप्त करती है। रिन्यूएबल, क्योंकि कचरा कभी शहर का समाप्त नहीं होगा। लोग रहेंगे, कूड़ा कचरा करेंगे ना, तो उसको सफाई होगी तो इसको एक जगह डंप करने से पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित करेगा, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह सड़ती नहीं है। इनको एक मशीन होती है इंसिनरेटर कह के नाम की मशीन है, जो कूड़ा कचरा को, ये प्रश्न पूछा जाता है, इंसिनरेटर। हो सकता है इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन है कुछ ऐसे ही उस मशीन का नाम। वो कूड़ा कचरा को मतलब क्या कहते हैं, जला दिया जाता है इसी में, और उसे एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा हो गया। नाभिकीय कह रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये उसमें है परंपरागत। हाइड्रोजन ऊर्जा के बाद जो शहर का कचरा है उससे बायोमास हो गया। बायोमास में जैसे आपका हुआ फसल का जो अवशेष बचता है ना, उससे बनाया जाता है। धान की भूसी से जो बनाया जाता है एनर्जी ऊर्जा, ये बायोमास के अंतर्गत आता है। किसी जैसे गन्ने की खोई से बनाया जाता है, तो ये सब बायोमास के अंतर्गत आते हैं। इथेनॉल से, जैसे इथेनॉल पेट्रोलियम में मिला दिया जाता है और गन्ने से बनता है, तो इसलिए इथेनॉल भी क्या है, एक गैर परंपरागत है। मतलब इधर सरकार शिफ्ट हो रही है कि पेट्रोलियम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे, इथेनॉल का इस्तेमाल करें लोग। बायोगैस में जो फसलें, जटरोपा फसल 1000 बार पूछा गया है PCS से तक, तो लगता है कि इसकी पुरानी कोई दुश्मनी है जो कह रहा है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम लेगी तू। लेगी कहाँ नींद में पता नहीं क्या क्या बक रहा हूँ, लेकिन स्टडी से रिलेटेड सही बक रहा हूँ गलत मत समझिएगा। पानी पी लो थोड़ा। नोट कर रहे हैं ना? कहीं सहारे तो नहीं कि मैं छपाऊँगा, यहाँ स्क्रीन फुल है, छपाऊँगा नहीं। फिर से बोल देता हूँ, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, समुद्र की तरंग वाली ऊर्जा, और क्या कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा हो गया, समुद्र तापीय ऊर्जा हो गया, समुद्र तरंग हो गया, हाइड्रोजन ऊर्जा, नगरीय कचरा ऊर्जा। और देखिए नगर से कचरा वाला दिल्ली में एक तिमारपुर है, जो संयंत्र वहाँ पे लगाया गया है, कचरा से मतलब ऊर्जा बनाई जाती है। लगभग 3.75 किलो या मेगावाट की वहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है। बायोमास में मैंने बताया कि छिलका जो हुआ, धान की भूसी हुआ, इससे एनर्जी मतलब बनाई जाती है, और गन्ने की खोई से एनर्जी बनाई जाती है, ये बायोमास में आता है। बायोगैस
तो कुछ ऐसे फसल हैं जो बायोगैस के मतलब रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनसे क्या होता है, क्या जो बायोडीजल कहते हैं, जैसे रतन जट्रोफा को ही रतन जोत कहते हैं ना। तो ये रतन जो है, जट्रोफा जो है, बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन, फेवरेट है। वो हमेशा यही पूछता रहता है कि जट्रोफा बायोडीजल है, क्या है जट्रोफा। एक और है, एक नहीं 3 और हैं। एक करकास फसल है, पहले लिखिए बायोडीजल में कौन कौन से, बायोगैस में रतन जोत, ब्रैकेट में जट्रोफा, फिर दूसरा कौन सा है करकास, और तीसरा कौन सा है पोंगोनिया, तीसरा पोंगोमिया। और फिर एक और है परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के तहत आता है इथेनॉल। ये हो गया। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं, 3 इसमें दे दिया जाएगा, 1 इसमें दे दिया जाएगा। अगर पूछा गया है गैर परंपरागत के सोर्स हैं, एनर्जी है कौन, 3 इसमें दे दिया जाएगा, 1 इसमें दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर अगला मैं बताता हूँ। देखिए वीडियो हो गया है थोड़ा लंबा, 20 मिनट का हो गया है। तो परमाणु विद्युत परियोजना नाम से टॉपिक मैं अगला पढ़ूंगा और बस तुरंत जस्ट इसके तुरंत अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि सारा चीज़ बता चुके हैं। बस कौन सा कहाँ पर है और कौन सा नया है, क्या है, उसके बारे में मैं विशेष बातें अगला टॉपिक में बता दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा।